हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी में। गाइज, आज हम लोग क्लास 10th के हिंदी के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसके लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इस चैप्टर के जितने भी लघु उत्तरीय प्रश्न हैं उन सभी को मैं बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और सभी प्रश्न आंसर को याद कर जाइए। यह आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में पहला प्रश्न है, लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? जो लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं वो किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का अर्थ होता है उपहास करना। तो देखिए इसका आंसर है लेखक भीमराव अंबेडकर जी विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक यानी जातिवाद को मानने वालों की कमी नहीं है, जिसका स्वरूप यह है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का रूप भी ले रखा है। श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप ले रखा है, जो अस्वाभाविक है। इसी विडंबना की बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लेखक। नेक्स्ट प्रश्न है, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? जो जातिवाद को मानते हैं, पालन करते हैं, तो उसके पक्ष में वो क्या बोलते हैं, क्या तर्क देते हैं? तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। जातिवाद के पोषकों का तर्क यह है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। जो आधुनिक हमारा सभ्य समाज है वह कार्यकुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन का ही एक रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। जो जातिवाद के पोषक है वह इसके पक्ष में यही तर्क देते हैं। अगला क्वेश्चन, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां क्या हैं? जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर, जो जातिवाद के पक्ष में तर्क दिए गए हैं उस पर लेखक की क्या आपत्ति है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक की प्रमुख आपत्तियां इस प्रकार है। लेखक ने जो आपत्ति दी है वह निम्न है, इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन का रूप ले लिया है, और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक है, और किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था जो श्रमिक होते हैं, काम करने वाले श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। यही उन्होंने आपत्ति जताई है, श्रम विभाजन। नेक्स्ट है, जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? जो जाति है, जाति समाज में, हमारे भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? तो देखिए इसका आंसर, भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। भारतीय समाज में जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और अस्वाभाविक है। भारतीय समाज है उसमें जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन करना अस्वाभाविक है, वह सही नहीं है, क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होती है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है। जो व्यवस्था अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता को बढ़ाने वाला है। जो अरुचिपूर्ण होने के कारण उनके इच्छा अनुसार काम नहीं दिया जाता है, इसलिए अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीबी और अकर्मण्यता माने बिना कर्म किए हुए को बढ़ाने वाला है।
जो जाति है, जाति के आधार पर काम को बांटना यह सही नहीं है, इसके कहने का मतलब है। नेक्स्ट, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? जो जाति प्रथा है वह भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? इसका आंसर है, जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख लक्षण है। जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख लक्षण है और प्रत्यक्ष कारण भी है, यह प्रत्यक्ष कारण भी है, हम देखते भी हैं, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है। जो भारतीय समाज है उसमें काम को बांटने का आधार मुख्य रूप से जाति ही है। चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं हो, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं रखता हो, श्रमिक को उस कार्य में रुचि हो या नहीं हो, उसके लायक वह हो या नहीं हो। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिकों का कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है? जब किसी काम में आपका दिल और दिमाग नहीं लगता है तो उसमें आप कार्य कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यही इसके कहने का मतलब है। यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बना हुआ है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा ही है। नेक्स्ट, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और क्यों? जो लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, आज के उद्योग में काम करने वाले मजदूरों के लिए गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं और वो क्यों मानते हैं? तो आप आंसर देखिए इसका। लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं। लोगों का जो निर्धारित कार्य है उसको मानते हैं गरीबी और उत्पीड़न के लिए, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था पूर्वक मनुष्य काम को टालने लगता है। बिना मन के अरुचि और व्यवस्था पूर्वक मनुष्य काम जो मिलता है उसको टालने लगता है और कम काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है, कम काम करने के लिए वह प्रेरित हो जाता है। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है? नेक्स्ट, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? इसका आंसर होगा, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है विभिन्न पहलुओं में, जो इस प्रकार है। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि, व्यवस्था में श्रम का चुनाव करना और गतिशील एवं आदर्श समाज तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि है। ये सभी जितने हैं वो जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में बनाते हैं। अस्वाभाविक श्रम विभाजन, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था यानी किसी भी काम में मन ना लगना, गतिशील एवं आदर्श समाज तथा हमारा जो लोकतंत्र है, ये सभी जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए, एक आदर्श लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन किन विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो देखिए इसका आंसर क्या होगा। सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। लेखक ने अनेक विशेषताओं को आवश्यक माना है। बहुविध हितों में सबका भाग समान होना। बहुविध हितों में सबका जो भाग है, पार्ट है, वो समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए।
तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग होना चाहिए। सबको अपनी रक्षा के प्रति सजग होने चाहिए। यानी इसके कहने का तात्पर्य यह है कि हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए। दूध और पानी, हमें समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए तथा हमें साथियों के प्रति, हमें जो फ्रेंड है उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। यही लेखक कहना चाहते हैं। देखिए, अगर आप अपने अच्छा लोकतंत्र बनाना चाहते हैं तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज में इस प्रकार रहें कि जैसे दूध और पानी को मिलाने पर उसमें नहीं पता चलता है कि कौन दूध है और कौन पानी, इस तरह हमें अपने समाज में भी रहना चाहिए, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, और अपने समाज में भाईचारे की भावना बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार हमारे राष्ट्र का एक सच्चे लोकतंत्र का निर्माण हो सकता है और हमारा देश मजबूत हो सकता है, हमारा लोकतंत्र। नेक्स्ट, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है, इस पाठ का सारांश बताना है। तो देखिए इसका आंसर, आज के युग में भी जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है। जो आज का मॉडर्न युग है, इस युग में भी जाति प्रथा का वकालत सबसे बड़ी विडंबना है, यह उपहास की बात है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। जो जाति प्रथा है वह श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन नहीं है। ऐसे लोग, यानी जो लोग जाति प्रथा को मानते हैं, वो भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन श्रमिक विभाजन का रूप नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। जो श्रम विभाजन है वह निस्संदेह हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग, जो आज का युग है, उसकी आवश्यकता है। श्रमिक विभाजन नहीं, श्रमिक विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन है। जो जाति प्रथा है वह श्रमिकों के लिए, काम करने वाले के लिए अस्वाभाविक विभाजन है और इनमें ऊंच नीच का भेद करती है, और इनमें ऊंच नीच का यानी गरीबी और अमीरी सब का भेद करती है। वस्तुतः आगे है, वस्तुतः जाति प्रथा को श्रम विभाजन नहीं माना जा सकता है। जो जाति प्रथा है उसको श्रम विभाजन हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि श्रम विभाजन मनुष्य के रुचि पर होता है। जो श्रम विभाजन होता है वह मनुष्य के रुचि पर होता है, जबकि जाति प्रथा मनुष्य पर जन्मना पेशा थोप दी जाती है। जो जाति प्रथा होता है ना, वह मनुष्य को जन्म से ही मिला होता है, इसलिए यह उसकी रुचि पर डिपेंड नहीं करता है, जन्मना पेशा थोप देती है। मनुष्य की रुचि अरुचि इसमें कोई मायने नहीं रखती है। वह मनुष्य उस काम को करने के लायक है या नहीं, वह उसमें कोई मायने नहीं रखता है। ऐसी हालत में व्यक्ति अपना काम टालू ढंग से करता है। ऐसी हालत में बिना रुचि के काम वह काम को टालने लगता है और कम काम भी करता है, टालने लगता है, टालू ढंग से काम करता है, यानी कि टालू ढंग से काम करता है। ना कुशलता आती है, ना श्रेष्ठ उत्पादन होता है। जब किसी काम में आपको मन नहीं लगेगा, यह जाहिर सी बात है कि उसमें ना आपको कुशलता मिलेगी और ना ही श्रेष्ठ उत्पादन भी होगा, आप बिना मन के काम करेंगे। तो यही यहाँ लेखक बताते हैं कि ना कुशलता आती है और ना श्रेष्ठ उत्पादन होता है। चूँकि व्यवसाय में ऊंच नीच होता रहता है, चूँकि व्यवसाय में तो ऊंच नीच होता रहता है, अतः ज़रूरी है पेशा बदलने का विकल्प ही, अतः ज़रूरी है अपने पेशा को बदलने का विकल्प ही। लेकिन जाति प्रथा में ऐसा नहीं है, उसे जन्म से थोप दिया जाता है। चूँकि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। देखिए यहाँ लिखा भी है, जाति प्रथा में जो अपना काम है, जो जन्म से मिला है, उसे बदलने की गुंजाइश नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं रहता है। वो इसमें आपका मन लगे या ना लगे, उसको करना ही है। यही यहाँ लेखक बताते हैं कि जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है। आगे है, इस सारांश है तो थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ जाति प्रथा में पेशा बदलने की गुंजाइश नहीं है, इसके आगे, इसलिए यह प्रथा गरीबी और उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। जो जाति प्रथा है वो गरीबी, उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है। गरीबी, उत्पीड़न तथा बेरोजगारी को जन्म देती है जाति प्रथा। भारत की गरीबी और बेरोजगारी के मूल में जाति प्रथा ही है। जो हमारे भारत देश में गरीबी और बेरोजगारी छाई हुई है, इसका मूल कारण जाति प्रथा ही है।
अतः स्पष्ट है कि हमारा समाज आदर्श समाज नहीं है। जो हमारा समाज है वह एक आइडियल सोसाइटी नहीं है। आदर्श समाज में बहुविध हितों में सबका भाग होता है। जो आदर्श समाज होता है उसमें सबका समान भाग होता है, यानी सब समान भाग में रहते हैं। इसमें अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। एक आदर्श समाज में अबाध संपर्क के अनेक साधन एवं अवसर उपलब्ध होते हैं। लोग दूध पानी की तरह हिले मिले रहते हैं। दूध पानी के मिश्रण की तरह आदर्श समाज में लोग रहते हैं। इसी का नाम लोकतंत्र है। एक सच्चा लोकतंत्र इसी का नाम है। लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या, जो लोकतंत्र है वह मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। एक सच्चे लोकतंत्र का मायने समझा जाए तो वह सामूहिक दिनचर्या और सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है, सामूहिक। तो फ्रेंड, इसमें जाति प्रथा और श्रम विभाजन में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे दूर करने के लिए ये सभी लिखा था, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। उन्होंने एक कदम उठाया था ये हमारे समाज से बुराइयां हटाने के लिए। तो आप लोग इस सभी प्रश्नों को अच्छे से लिखकर याद कर जाइएगा। इसमें से आपकी परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा, यह बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।